सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ क्रैक जेकेएसएसबी लर्न विद एमसीक्यू सीरीज। और आज का हमारा सेशन रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। आपको पता है हम लर्न विद एमसीक्यू सीरीज से जो नायब तहसीलदार का सिलेबस है उसे थ्रू एमसीक्यू एनालिसिस से कवर कर रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो इन्वायरमेंट पे रहेगी। और आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो सवाल जो हैं वो आपको बनते हुए नजर आएंगे जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो इन 50 एमसीक्यूज़ में हम हर एक की कंसेप्ट, बेसिक चीज़ें और वो सब चीज़ें चीज़ें करेंगे एमसीक्यू एनालिसिस में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। और वहाँ से हमेशा मतलब एग्ज़ाम्स में सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं रिलेटेड टू, अगर प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया या प्रोजेक्ट राइनोसॉर्स हो गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल बनता है यहाँ से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 1992। अगर मैं प्रोजेक्ट टाइगर की बात करूं तो इसकी भी डेट आपको पता होनी चाहिए, ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1973 में। ठीक है, अगर मैं प्रोजेक्ट राइनासॉर्स की बात करूं तो ये 2005 में हुआ था। और अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो भी पता होना चाहिए, जो प्रोजेक्ट लॉयन है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो लॉयन है वो हुआ है कब? 2020 में। तो ये डेट्स पता होनी चाहिए। मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है कि मतलब ये फलाना प्रोजेक्ट किस ईयर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ए बायोम। बायोम क्या होता है? तो बायोम एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया होता है जहाँ एक जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। अगर गर्मी है तो वहाँ पे गर्मी होगी, अगर ठंड है तो ठंडी होगी, और एक जैसे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ बायोम्स की, तो जैसे डेजर्ट है एक बायोम। ठीक है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, और जो वेजिटेशन में रहेगा वो इसका कैक्टस आ जाएगा। कैक्टस जैसे जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं वहाँ पे। और एनिमल्स की बात करूँ तो कैमल वगैरह यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, दूसरा बायोम आ जाता है टुंड्रा। टुंड्रा मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, परमा फ्रॉस्ट होती है, मतलब वेजिटेशन ना के बराबर होती है। ठीक है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है चारों तरफ। और अगर मैं रेन फॉरेस्ट की बात करूँ तो ये भी एक टाइप का बायोम है जहाँ पे बारिश होती रहती है और हरे भरे पेड़ होते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सेकंड का? सेकंड का हो जाएगा अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया करेक्टराइज्ड बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हम हर एक एमसीक्यू एनालिसिस करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो एग्जाम में आ सकती हैं तो उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, थ्रू एमसीक्यू। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड इज कंट्रोल्ड अंडर द मॉनिटरल प्रोटोकॉल। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। और अगर मैं बात करूं ओजोन की, तो याद रखना ओजोन जो मिलता है वो ऑक्सीजन की 3 एटम से मिलके बनती है, जो ओजोन गैस होती है। और ये क्या करती है, ये यूवी रेस से, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, उससे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और बात करूं तो ओजोन होती कौन सी लेयर पे है, एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर पे ओजोन होती है, तो याद रखना स्ट्रेटोस्फेयर पे ओजोन लेयर मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, और वर्ल्ड ओजोन डे भी याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बना हुआ है जेकेपी एसआई में, जो सीबीटी मोड एग्जाम हुआ था। वर्ल्ड ओजोन डे कब होती है, कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ, मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स विद देयर करेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस आजकल जेकेएसएसबी ऐसे ही क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा है। तो ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमको इन्वायरमेंटल जो एग्रीमेंट्स हैं और उनका जो ऑब्जेक्टिव है उससे मैच करवाना है। तो हमें पता है जो मॉनिटरल प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, वो ओजोन से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करूँ तो ये ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। और रामसर कन्वेंशन हमें पता होना चाहिए, जो वेटलैंड की जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड है। और अगर मैं सीबीडी की बात करूँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये किससे रिलेटेड है, मतलब बायोडाइवर्सिटी से। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ए पार्ट है। और याद रखना अगर मैं बात करूँ मॉनिटरल की डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मॉनिटरल की डेट जो होगी, मतलब कब साइन हुआ था, तो ये 1987 में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ क्योटो की, तो क्योटो कब साइन हुआ था? 1977 में। ठीक है, और अगर मैं रामसर कन्वेंशन की बात करूँ
तो ये कहाँ पे हुआ था? 1975 में। और याद रखना ये रामसर जो कन्वेंशन है वो कहाँ पे साइन हुई थी? एक जगह है रामसर जो कहाँ पे? ईरान में। तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ईरान में साइन हुई थी। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट भी समझेंगे इसमें, जो है कोरल रीफ्स का। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज मोस्ट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कोरल रीफ्स? तो सबसे पहले कोरल रीफ्स के बारे में जानते हैं कि होता क्या है। तो याद रखना कोरल रीफ्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन। रेन फॉरेस्ट कहते हैं किसका? ओशन का। और याद रखना कोरल्स यहाँ पे बहुत जो मतलब जो ओशंस के अंदर एक ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ और वाटर ऑर्गेनिजम्स मतलब मिलते हैं। ठीक है, और याद रखना ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। बेसिकली ये कलरफुल रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कोरल पॉलिप्स से बनते हैं। कोरल पॉलिप्स क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। अगर मैं बात करूँ जो कोरल पॉलिप्स हैं, जो कि माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोड़ते हैं क्या? एक कंपाउंड छोड़ते हैं जिसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, और फिर इससे बनता है जो हार्ड रॉक लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कोरल रीफ्स। और इसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, चाहे मैं बात कर लूँ मछलियों की, ठीक है, और जितने भी वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं इसको? रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये लॉन्ग प्रोसेस है इसको बनने में। जो कोरल रीफ है इसको बनने में 1000 साल से भी ज़्यादा का टाइम लग जाता है। अगर मैं बात करूँ इसकी कंडीशंस की, तो याद रखना ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी जो ग्रोइंग कंडीशन है वो क्या है। तो याद रखना इसको हमेशा वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना? 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, और एकदम साफ़ पानी चाहिए होता है, क्लियर वाटर। ठीक है, और ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, मतलब शैलो होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा गहरा हो जाएगा तो सनलाइट पहुंच नहीं पाएगी और इसे गर्मी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो याद रखना ये जो कोरल रीफ्स होते हैं ये हमेशा ओशन में बनते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर में बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा वार्म शैलो एंड क्लियर ट्रॉपिकल वाटर्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कोरल रीफ्स इंडिया में है कहाँ कहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोरल रीफ्स इंडिया में है कहाँ कहाँ। तो उसके बारे में भी हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गल्फ ऑफ मन्नार में होता है, गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि कहाँ पे? तमिलनाडु में। गल्फ ऑफ मन्नार जो कहाँ पे? तमिलनाडु में। ठीक है, और लक्षद्वीप में कोरल रीफ्स मिलते हैं। लक्षद्वीप, मैं बात करूँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और गल्फ ऑफ कच्छ जो गुजरात में है। ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ। तो देखा आपने, इसी एमसीक्यू एनालिसिस से इतनी सारी चीज़ें हम जान लेंगे, और यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। आपको बेकार की बुक्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जहाँ से सवाल आता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ बायो मैग्निफिकेशन? बायो मैग्निफिकेशन क्या किसे कहते हैं? और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में आ रखा है, एसएससी में तो इससे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सबसे पहले हम समझ लेते हैं बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह का जो अमाउंट होता है वो फूड चेन के लेवल पर इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल से, अगर मैं बात करूँ फाइटा प्लैंटून्स की, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? ये वाटर के अंदर छोटे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये एक टॉक्सिक, सपोज कर लो इसने एक टॉक्सिक कंपाउंड डीडीटी को खा लिया। ठीक है, तो फिर यही जो छोटे छोटे जो मतलब प्लांट्स होंगे उनको फिशेस खाएंगी, और वो जो टॉक्सिक एलिमेंट होगा वो फिशेस के अंदर भी आ जाएगा, और फिशेस के बाद इसको ह्यूमंस भी खाएंगे, तो ये ह्यूमंस में भी आ जाएगा। तो देख रहे हो हर एक ट्रॉपिक लेवल पे जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट ईच सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। तो देखा आपने, मतलब फाइटोप्लैंक्टन से कहाँ पे आया? वो फिशेस पे, और फिशेस से ह्यूमन पे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है? पानी के अंदर बेसिकली सॉल्ट्स बढ़ जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नाइट्रेट्स, सॉल्ट्स की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, नाइट्रेट्स और फोस्फेट्स की। ठीक है,
और इसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। क्यों क्यों ऑक्सीजन कम होने लगता है? क्योंकि जो एल्गे है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करना शुरू कर जाता है, क्या, एल्गे। और इसी प्रोसेस को हम एल्गे बूम भी कहते हैं, कि एक्सेसिव अमाउंट में एल्गे बनना शुरू हो जाता है वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आ जाती है, ठीक है। और ये होता क्यों है? क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं जब एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर लेते हैं फील्ड्स में, तो उसकी वजह से एल्गल ब्लूम जो है वो बनना शुरू कर जाता है। किसकी वजह से? नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स की वजह से, ठीक है। या फिर मैं अगर बात करूँ और एक एग्जांपल, तो बारिश के पानी से जब केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं पॉन्ड्स में, लेक्स में, तो उसकी वजह से भी सॉल्ट्स बढ़ती हैं और एल्गे बनना शुरू हो जाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? रैपिड एल्गल ग्रोथ ड्यू टू एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फॉलोड बाय ऑक्सीजन डिप्लेशन, मतलब ऑक्सीजन की डिप्लेशन होना शुरू कर जाती है। 8th, which of the following statement best defines an organism's ecological niche? नीचे नहीं इसको प्रोनाउंस करते, इसको इकोलॉजिकल नीश कहते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिंपल, मतलब एक ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में क्या काम करता है, क्या खाता है, कहाँ रहता है, इंटरेक्शन कैसे करता है, उसी को मतलब इकोलॉजिकल नीश कहते हैं उस ऑर्गेनिज्म की। तो क्या आंसर हो जाएगा? द द रोल एंड पोजीशन स्पीशीज हैज इन इट्स इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग ऑल इट्स इंटरेक्शन। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 9th पे चलते हैं। Which unit is commonly used to measure the thickness of the ozone layer in the atmosphere? तो सबसे पहले याद रखना इसकी यूनिट तो होती है डॉप्सन, ठीक है। ये भी एग्जाम जेकेएसएसबी के एग्जाम में आया। तो बेसिकली ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन आ ही नहीं सकता इन्वायरमेंट के टॉपिक से, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा डॉप्सन यूनिट, ठीक है। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीकम्पोजर्स इज फॉल्स? हमें पता है जो डीकम्पोजर्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपल में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दे क्लोज द न्यूट्रिएंट साइकिल बाय रिटर्निंग एलिमेंट्स टू द सॉइल, ये भी सही हो जाएगा। दे ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूँ जो अर्थ फॉर्म है वो भी तो एक डिकम्पोजर है, और वो हम देख सकते हैं, अर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है। टर्माइट्स वगैरह हो गए, तो ये सब भी क्या है जो जिन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम मतलब इन्हें हम देख सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, तो ओनली नहीं होते, ऑलवेज नहीं होते। तो सी जो होगा वो गलत हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। चलते हैं 11 पे। विच प्रोटोकॉल डील्स विद द बायो सेफ्टी इन ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ जीएमओज? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीएमओज की फुल फॉर्म पूछी थी एग्जाम में, तो इसकी जो फुल फॉर्म हो जाती है वो होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टेगाना प्रोटोकॉल। और इस मतलब प्रोटोकॉल में क्या था कि मतलब ये इंश्योर करना सेफ हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ किसका, जो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो 11th का क्या आ जाएगा? कार्टेगाना प्रोटोकॉल, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स इज अ रिजल्ट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है? उस केमिकल रिएक्शन का पूरा होना जो सनलाइट की वजह से पूरी होती है। अगर मैं बात करूँ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये कैसे पूरी होती है आपको पता है? जो फोटोसिंथेसिस, जो सनलाइट होती है वो फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट होती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। और इसकी जो फॉर्मेशन होती है, मतलब इसकी वजह से अगर मैं बात करूँ तो किसकी फॉर्मेशन होती है? तो ओजोन की फॉर्मेशन होती है। 13th, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन इकोसिस्टम रेफर्स टू। कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? सिंपली इकोसिस्टम के अंदर जो कैरिंग कैपेसिटी होती है वो होती है कि एक इकोसिस्टम कितने एनिमल्स या लोगों को संभाल के रख सकती है बिना खुद को डैमेज किए। तो इसी को क्या कहते हैं हम? कैरिंग कैपेसिटी। तो क्या आंसर हो जाएगा? मैक्सिमम सस्टेनेबल पॉपुलेशन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 14th, विच ऑफ दीज इज ए मरीन इकोसिस्टम? तो अभी मैंने बताया था आपको कि जो कोरल रीफ है वो कहाँ पे होता है? ओशंस में। तो ये तो ग्रासलैंड तो होगा नहीं, डेसिडियस भी नहीं होगा, टाइगर भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? कोरल रीफ। 15th, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो कौन इसको पब्लिश करता है? तो याद रखना MOEFCC, मतलब मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्ट्री फॉर
इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको पब्लिश करती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, 16 पे चलते हैं। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन बिसाइड्स SO2, मतलब SO2 के अलावा कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है एसिड रेन के लिए? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और अगर मैं बात करूं एसिड रेन की, तो याद रखना जब जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो वाटर से बनता है तो वो क्या बनाता है? H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और यही क्या करवाती है? एसिड रेन, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और अगर मैं NO2 की बात करूं, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या करता है? जब ये वाटर से मिलता है तो ये बनाता है नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रामसर साइट? तो अभी आपको क्या करना है, जितने भी रामसर साइट्स हैं इंडिया में सबको पता होना चाहिए कि कौन सी जो रामसर साइट है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो 17th का क्या आंसर हो जाएगा? अगर मैं बात करूं, ये बिल्कुल एक रामसर साइट है जो कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, केबुल लमजो जो पूरे वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? ये मणिपुर में। और याद रखना कौन सी लेक पे? तो लोकटक लेक पे। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मणिपुर में है। और नमदापा जो नेशनल पार्क है, सस्तम कोटा भी एक रामसर साइट है जो कहाँ पे है? केरला में। और याद रखना जो नमदापा नेशनल पार्क है ये रामसर साइट नहीं है, और लेकिन पता होना चाहिए कहाँ पे, तो याद रखना अरुणाचल में। तो इसका आंसर हो जाएगा नमदापा नेशनल पार्क। ये तीनों की तीनों ही रामसर साइट्स हैं। ठीक है, 18th। इन इकोलॉजिकल सक्सेशन द स्टेबल एंड मेच्योर कम्युनिटी इज टर्म्ड एज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में स्टेबल और मेच्योर कम्युनिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले सक्सेशन समझ लो कि सक्सेशन क्या होता है। अगर मैं बात करूं, सपोज कर लो ये एक बंजर ज़मीन है। ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं हुआ, ये एक बंजर ज़मीन है। फिर वहाँ पे छोटे छोटे मतलब घास उगना शुरू होती है। ठीक है, उस स्टेज को हम कहते हैं पायोनीर स्टेज। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? पायोनीर स्टेज। फिर मैं बात करूं, फिर थोड़ी सी झाड़ियाँ उगेंगी वहाँ पे, इंसेक्ट्स होंगे, स्पीशीज ग्रो करेंगी, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं सेरल स्टेज। कौन सी स्टेज बोलते हैं? सेरल। और फिर एडवांस स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, मतलब पेड़ मीडियम साइज के उगना शुरू होते हैं। अगर कौन से पेड़ उगते हैं तो याद रखें, नीम, ओक और साल। तो ऐसे जो मीडियम साइज ट्रीज होंगे वो उगना शुरू कर देते हैं। फिर जो मोस्ट स्टेबल जो स्टेज आती है वो कौन सी आती है? क्लाइमेक्स स्टेज, जिसमें पूरा का पूरा डेंस फॉरेस्ट उग जाता है और फूड चेन का जो प्रोसेस है वो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये सबसे स्टेबल होती है, तो इसी को हम सक्सेशन बोलते हैं, ये जो मैंने आपको चीज़ बताई। ठीक है, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सक्सेशन। तो कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है? तो याद रखना कौन सी? क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स इज द स्टेबल। चलते हैं 19th पे, थोड़ा सा सांस कर लेते हैं यार। काफ़ी ज़्यादा ना स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मतलब ये PDF कहाँ से मिलेगी? तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे जाओ, वहाँ पे लिंक होगी टेलीग्राम की, उसको ओपन करो और हर वीडियो के एंड होने के बाद जो PDF है वो वहाँ पे मिल जाती है। 19th, द साइंटिफिक एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। तो सिंपल आंसर है इसका, क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। ठीक है, 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल? तो सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ट्रॉपिक लेवल होता है वो कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जान लेते हो। तो स्पीशीज़ क्या होती है? बेसिकली ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज़। ठीक है, और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मतलब पर्टिकुलर स्पीश जो किसी एरिया में रहती है। अगर मैं बात करूं सारे के सारे लॉइन जो हैं वो मतलब फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो पॉपुलेशन होगी, मतलब एक पर्टिकुलर स्पीश की कितनी पॉपुलेशन है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। ठीक है, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कम्युनिटी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये सवाल SSC 2017 में आया है, तो ऐसे ही देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाया हूँ जो कि किसी किसी एग्जाम में आ रखे हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 21, which one of the following terms describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organisms? तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? अभी मैंने बताया था इको नीच के बारे में, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इको नीच। ठीक है,
22। और याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हैबिटेट। हैबिटेट क्या होता है? जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जहाँ पे स्टे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हैबिटेट। और इकोजोन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल इकोसिस्टम्स आते हैं, ठीक है, मल्टीपल इकोसिस्टम इसके अंदर लाई करते हैं और इसके अंदर बहुत सारे बायोम्स भी होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का इकोजोन कौन सा है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में इकोजोन कौन सा है, तो इंडिया का जो इकोजोन है वो याद रखना वो कौन सा है, उसको हम बोलते हैं इंडो मलायन। इंडो मलायन इज द इकोजोन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं 22 पे। द मोस्ट प्रोडक्टिव सिस्टम इकोसिस्टम इन द बायोस्फीयर इज, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डेजर्ट में कहाँ कुछ प्रोडक्टिव होगा, ओपन ओशन में भी नहीं, टुंड्रा में तो परमा फ्रॉस्ट होती है, बर्फ ही बर्फ होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्चुरी, ठीक है। एस्चुरी वो जगह है जहाँ पे मतलब जो फ्रेश वाटर होती है, जो रिवर से निकलती है, फ्रेश वाटर किससे मिलती है? सॉल्ट वाटर जो ओशन से, जो ओशन में होती है, ठीक है, जो जहाँ पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर मीट करता है उसी को एस्चुरी बोलते हैं। और याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वैराइटीज़ होती है प्लांट्स की, एनिमल्स की भी। और ये जो जगह होती है ये वो काफ़ी ज़्यादा रिच होती है किसमें? न्यूट्रिएंट्स में। तो इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बोलते हैं बायोस्फीयर में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? एस्चुरी। एस्चुरी इज द राइट आंसर, सी। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ, तो सिंपल क्वेश्चन है, बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक बोथ, ठीक है। 24। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है? मैन मेड, तो क्या आंसर हो जाएगा? जो खेत के अंदर हम क्रॉप्स जो उगाते हैं वो मैन मेड होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और ये जो डेजर्ट है और फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल है क्योंकि ये खुद ब खुद ग्रो करते हैं। 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ये भी यूपी पीसीएस में आया हुआ है, तो इसका भी क्या आंसर हो जाएगा? पैडीज फील्ड, ठीक ठीक है। 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम बेंथिक जोन इज फाउंड, अब बेंथिक जोन क्या होता है याद रखो। जब भी किसी वाटर बॉडी, सपोज कर लो ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे पानी है, इसका जो बेड वाला एरिया होता है ना इसी को हम बेंथिक जोन कहते हैं, ठीक है। लोएस्ट इकोलॉजिकल रीजन ऑफ ए वाटर बॉडी को हम बेंथिक जोन बोलते हैं। और याद रखना यहाँ पे क्या मिलता है? मड होता है, ठीक है, सैंड रॉक्स वगैरह, बॉटम लेयर होती है। मतलब यहाँ पे लाइट बहुत कम पहुँचती है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पार्ट होता है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो कौन से इकोसिस्टम में बेंथिक जोन मिलता है? तो मरीन इकोसिस्टम में मिलता है। 27। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है ऊपर मैं बता चुका, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर वन वुड गो फाइंड पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्वेंटी एट। द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर, तो क्या कहते हैं हम इसको? सिंपल क्वेश्चन है यार, बायोटिक रिसोर्सेज वर्क्स एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। हाँ ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर सबसे पहले इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजर्स, ठीक है। क्यों? अगर मैं बात करूं जो फंगी जो है वो एक डिकम्पोजर है, राइट। तो ये क्या करता है? सपोज कर लो एक लिविंग प्लांट को इसने डिकम्पोज किया जो कि क्या है? बायोटिक है, और उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ये प्लांट है, इसको ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन कर करके मतलब इसको इतना ब्रेक डाउन कर दिया कि ये पूरा मिट्टी में मिल गया। तो ये सीधा किस में बन गया? बायोटिक से अबायोटिक में बन गया ना, क्योंकि मिट्टी में मिल चुका है, ठीक है। तो बीच में जो इंटरमीडिएटरी है वो कौन था? डिकम्पोजर ही तो था। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डिकम्पोजर्स, ठीक है। 30। Which one of the following terms describes not only the physical space occupied by organism but also its functional role in the community of organisms? सी कितनी बार ये क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इकोलॉजिकल निश के बारे में, ठीक है। 31. A biological community found in a pond, at desert, a forest, even an aquarium is known as, तो क्या बोलेंगे इसको? इकोसिस्टम बोलेंगे। और ये सीडीएस में आ रखा है देखो,
32. Which one of the following statement regarding temperate coniferous forest biome is not correct? तो not correct बताना है इनमें से। सबसे पहले इसकी जो कॉनिफरेस्ट फॉरेस्ट है इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना, ये वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे नुकीले जो पेड़ होते हैं और ये जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ जो हमारा हिमालयन रीजन वाला पार्ट है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉनिफेरेस्ट फॉरेस्ट होते हैं। जम्मू कश्मीर वाला जो पार्ट है यहाँ पे भी कॉनिफेरेस्ट, अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, हिमाचल की, तो वहाँ पे भी कॉनिफेरेस्ट फॉरेस्ट होते हैं। और याद रखना, यहाँ पे जो गर्मी में जो टेम्परेचर होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है और सर्दियों में -40 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो देख लो कितना टेम्परेचर वेरिएशन आ रहा है। लो वेरिएशन नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई वेरिएशन होती है। और यहाँ पे जो अंडर ये बाय वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अंडरग्राउंड मतलब ग्राउंड लेवल के प्लांट्स बहुत कम होते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा लिखा भी हुआ है कि वेरी लिटिल अंडर ग्रोथ जो मतलब प्लांट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं। ज़्यादातर लंबे लंबे जो पेड़ हैं वो, जैसे अगर मैं बात करूँ पाइन का जो हो गया, स्प्रस का जो पेड़ है, फीर का जो पेड़ है, वो यहाँ पे चिनार वगैरह का, वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनका ग्रोइंग पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब दे हैव ए ग्रोइंग पीरियड ऑफ 50 से 100 डेज इन ए ईयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज़ द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया? CDS में। और जो एंटी का जो मतलब लेवल है वो CDS से तो कम ही आएगा, ठीक है। 33. बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर एन एनारोबिक कंडीशन इज कॉल्ड। तो क्या बोलते हैं इसको? मतलब बिना ऑक्सीजन के जब डिकम्पोजिशन होती है किसी चीज़ की, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, ठीक है। मतलब बिना ऑक्सीजन के जब डिकम्पोजिशन होती है किसी चीज़ की, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। सिंपल क्वेश्चन, द रियो समिट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका? क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। 35. इन द फूड चेन ह्यूमंस आर कंसिडर्ड। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। इडेफिक फैक्टर्स इन एन इकोसिस्टम रेफर्स टू। अब इडेफिक सिस्टम क्या होता है? मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है उनको हम इडेफिक फैक्टर बोलते हैं। अगर मैं बात करूँ जिसमें सॉइल टाइप आ जाएगा कि सॉइल कौन सी टाइप की है, ठीक है। सॉइल का पीएच आ जाएगा कि एसिडिक है या बेसिक सॉइल है, और सॉइल का जो फैक्टर आ जाएगा। तो सॉइल से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी होगी वो एडेफिक फैक्टर में ही आएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सॉइल रिलेटेड फैक्टर सच एज पीएच, टेक्सचर एंड मॉइस्चर। 38. ज़ेरोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन। ये पता नहीं कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है ज़ेरोफाइट से रिलेटेड। तो वैसे हम कवर ही वो चीज़ें कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसी के रिलेटेड जो मतलब इन्वायरमेंट वाला जो पार्ट है, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। तो ज़ेरोफाइट्स बेसिकली वो वेजिटेशन होती है जो ज़्यादातर डेजर्ट में होती है, जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। और इन जो प्लांट्स की होती है, जो रूट्स होती हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, धरती के अंदर तक गई होती है, काफ़ी अंदर तक गई होती हैं, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ड्राई एंड अरिड कंडीशन विद वेरी लिटिल वाटर। अगर मैं बात करूँ ज़ेरोफाइट्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं, तो अगर मैं बात करूँ कैक्टस, ठीक है, अकाशिया, ये एग्जांपल आपको याद रखनी है, और ओपनटिया, ये जो प्लांट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं? तो ज़ेरोफाइट्स, ठीक है। 39. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। अब एक होता है इन सीटू, एक होता है इन सीटू। सबसे पहले इन सीटू को हम बात कर लेते हैं, जहाँ जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो जहाँ पे की जो स्पीश होती है, मतलब वो नेचुरली वहीं की होती है, ठीक है, और वहीं पे उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और इसके जो एग्जाम्पल आ जाते हैं वो आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज होती हैं वो इसका मतलब क्या आ जाते हैं? इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? नेशनल पार्क्स इन सीटू के अंडर आती हैं। अब एक्स सीटू भी समझ लेते हैं। एक्स सीटू क्या होता है, याद रखना। एक्स सीटू में क्या होता है? मतलब उस ऑर्गेनिज्म को उसकी पर्टिकुलर नेचुरल जगह से लेकर किसी दूसरी जगह पर रख के उसको प्रिजर्व करना, उसको हम एक्स सीटू बोलते हैं। और एक्स सीटू के अंदर जो एग्जाम्पल्स आ जाती हैं वो बेसिकली कौन सी होती हैं एक्स सीटू के अंदर? तो याद रखना, अगर मैं जू की बात करूँ तो वो एक्स सीटू क्या आता है। जीन बैंक की अगर मैं बात करूँ, जीन बैंक, ठीक है, वो सब किसके अंदर आता है? एक्स सीटू के अंदर।
40, द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 2010, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया इज हाउ मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, इंडिया के अंदर टोटल 4 हैं, और 4 कौन कौन सी, सबसे पहली तो आ जाती है हिमालयास, ठीक है, दूसरी आती इंडो बर्मा, और इंडो बर्मा में कौन कौन सा एरिया आ जाएगा, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आ जाएगा, और अंडमान वाला जो पार्ट है वो भी आ जाएगा, सिर्फ अंडमान वाला, ठीक है, किसके अंदर, इंडो बर्मा के अंदर। और अगर मैं थर्ड की बात करूँ तो इसके अंदर आती है वेस्टर्न घाट्स, और वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो स्टेट्स होंगी अगर मैं बात करूँ कौन कौन सी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला वाली, ठीक है। और याद रखना जो चौथी है वो है सुंडा लैंड। सुंडा लैंड के अंदर कौन, मतलब कौन सी जगह आ जाएगी, जो निकोबार वाला आइलैंड है वो आ जाएगा सुंडा लैंड के अंदर, ठीक है। तो ये 4 जो है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया के अंदर। तो क्या आंसर होगा 4, और ये चारों आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। तो याद रखना, सबसे पहले मैं बता दूं मैनग्रोव्स होता क्या, मैनग्रोव्स वो ट्रीज या प्लांट्स की वेजिटेशन होती है जो मतलब जो सॉल्टी पानी और मडी एरियाज में ग्रो करती हैं, ठीक है। और ये हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब सलीन नेचर के होते हैं, और ठीक है। और याद रखना ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हेल्पफुल होते हैं सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, हेल्पफुल इन सॉइल इरोजन, मतलब स्टॉप सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, हेल्पफुल इन स्टॉपिंग सॉइल इरोजन। और कहाँ पे, मैंने कहा कहाँ पे ये मतलब ग्रो करते हैं, जो सॉल्टी पानी होता है और जो मडी एरियाज होते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, मैनग्रोव्स कैन सर्वाइव इन सलाइन एंड ब्रैकिश वाटर कंडीशंस। और बात कर लेते हैं कि इंडिया में मैनग्रोव्स कहाँ कहाँ पे है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। तो याद रखना इंडिया में जो है वो सुंदरबंस में, सुंदरबन आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो है जो वेस्ट बंगाल वाला एरिया वहाँ पे है सुंदरबंस में, ठीक है। और बात करूँ भितकर्णिका नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, उड़ीसा में, ये पूरा लिख लेना, भितकर्णिका कहाँ पे, उड़ीसा में, लोकेशन भी पता होनी चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूँ एक और है पुचीवरम, पुचीवरम जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो है मेजॉरिटी मैनग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है। 43, कोरल रीफ्स के बारे में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, आर फॉर्म ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ विच सबस्टांस बाय मरीन ऑर्गेनिजम्स। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला भी याद रखना CO3। हेलोफाइट्स आर प्लांट्स दैट आर स्पेशली अडेप्टेड टू ग्रो इन, अभी बता चुका हूँ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सलाइन और सॉल्ट रिच सॉइल्स, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस ट्रॉपिक लेवल्स द 10% लॉ प्रपोज बाय लिंडेमैन इम्प्लाइज दैट। तो याद रखना ये भी पता होना चाहिए कि 10 जो परसेंट लॉ है वो किसने दिया था, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सोलर एनर्जी, ऐसे ही गलत हो गया, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ये भी ये हुई, इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली अबाउट 10% ऑफ एनर्जी एट वन ट्रॉपिक लेवल इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास एट द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या होती है, जो जिसमें जो एनर्जी होती है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास गई, और कंज्यूमर से सीधे हीट बन गई, और हीट बन के लॉस्ट हो गई। तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसका एक ही डायरेक्शन है, ऐसा वापस नहीं आ रही है, तो इसी को हम यूनिडायरेक्शनल फ्लो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स एंड इज लॉस्ट एज हीट। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 47, सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन अपना कहाँ से गेन करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये तो जो पहला, ये तो पैरासिटिक होते हैं, पता होना चाहिए, पैरासाइट्स होते हैं ये। अगर मैं बात करूँ तो ये डेड एंड जो मरे हुए जो मतलब जानवर होते हैं उनको, मतलब डेड एंड उनका डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को मतलब खा के उससे जो होता है अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। और इसकी अगर मैं एग्जांपल बात करूँ तो एग्जांपल में आ जाएगा फंगाई और बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो डेड और
मतलब प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको पूरा डिकम्पोज कौन करते हैं, तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 48, इसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ कि एल्गल ब्लूम क्यों होता है। जब सॉल्ट्स बढ़ जाती हैं वाटर के अंदर, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, तो सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, तो इनमें से कौन सा जो है वो बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। और बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट पता होना चाहिए कि होता क्या है। वो पोल्यूटेंट होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, मतलब जो बैक्टीरिया या फंगा जिसे फंगाई जो है वो जिसे डिग्रेड इजिली कर सकते हैं, मतलब जो इजिली डिग्रेड हो जाए, ठीक है। प्लास्टिक नहीं हो सकता, डीडीटी भी नहीं हो सकता और मरकरी तो हो ही नहीं सकता, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सीवेज। और याद रखना सीवेज क्या होता है, ये नाली का जो गंदा पानी होता है जिसमें वेस्ट मिक्सड होता है, उसी को हम सीवेज कहते हैं। तो गाइज आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, सिंपल क्वेश्चन है, क्या आंसर हो जाएगा इसका, वॉल्टर जी रोजन। तो गाइज ये थे 50 एमसीक्यूज और इसमें हमने हर एक बेसिक कंसेप्ट या एडवांस कंसेप्ट जहाँ जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एनटी के एग्जाम में, तो उसको हमने कवर किया। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमने 19 या 20 सेशन एमसीक्यूज़ के कर लिए हैं, एमसीक्यू सीरीज़ के, जिसमें हम एनटी का जो सिलेबस है वो कवर कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आज ही के आज या जब भी आपको टाइम लगे तो वीडियो ज़रूर देखना, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक्स।